हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द फीडियाज एकेडमी की इस क्लास में। कल हमने एक पेपर आपको करवाया था टीजीटी एसएसटी का, और आपको ये बताया गया था कि इस पेपर के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो नॉर्मली सभी पेपर में आने आने हैं। इस पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको डीएसएसबी में ना दिखाई दे, या इसका 50% से ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जो आपको केवीएस में दिखाई देगा, और बहुत बड़ा हिस्सा आपको जो है सभी एसएससी सभी एग्जाम में दिखाई देगा। और टीजीटी एसएसटी, इफ यू आर फॉलोइंग टीजीटी एसएससी इन केवीएस टीएसएसबी और एईएस, देन इट दिस एग्जाम विल बी ए गुड रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इसमें मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। हम आप सभी को ये क्वेश्चन जो है दोबारा से करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन 14 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हम आपको दोबारा करवाएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में वॉइस प्रॉब्लम की वजह से आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन नहीं करवा गए थे। ठीक है, क्वेश्चन तो करवा दिए थे, लेकिन वहां पर वॉइस प्रॉब्लम हो गई है, तो दोबारा आपसे करवाया जाएगा आपको। इसके साथ साथ आप सभी को ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमें सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी हमारे पास देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन क्लास की मिल जाएगी। टाइमली क्लास जो है शेड्यूल हो रही है। ठीक है, इस वीक से हम शेड्यूल बनाएंगे। इस वीक में हम ट्रायल रख रहे हैं, और हमारा जैसे शेड्यूल बनेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस विल बी इंक्रीज्ड। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारा जो काम कराने का तरीका है, हम जो क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन करवाएंगे वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बस आपको की बता देंगे, कहीं से की मैंने ले लिया और की मैं आपको बता के निकल जाऊं और 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करवा के चला जाऊं। बिल्कुल नहीं, आपको पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश तो होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि आप सभी अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल में आपको इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपको इन फ्यूचर रिवीजन के लिए एक विजन के लिए एक डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा, विद की आपको वहां पे प्रोवाइड कर देंगे, तो आप सभी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे इस पार्ट के। काफी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगे मुझे। क्वालिटी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को कह सकते हैं इस पार्ट के, मुझे ये लगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दूसरा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का एक मानी हुई जो टीम है, टीचर्स की टीम है, ठीक है, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर चुकी है केवीएस पीआरटी के कोर्स के लिए। ठीक है, हमने अपना खुद का ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए, और इस प्लेटफॉर्म पे आपको केवीएस पीआरटी का मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट जो कोर्स आपको मिलेगा, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। ठीक है, केवीएस पीआरटी के लिए टॉपिक वाइज आपको टॉपिक दिए हैं, हर सब्जेक्ट के टॉपिक दिए हैं, जिनमें से पिछली बार भी उन्हीं टॉपिक से और उनके सब टॉपिक से पेपर आया था। तो वही सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज ही आपको वीडियोज मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चे और जुड़ लेने दीजिए, तब तक हम आपको ये बात बता देते हैं। प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज ही आपको टेस्ट भी करवाए जाएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे देखेंगे तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट की नोटिफिकेशन जो है, इन्फॉर्मेशन शेड्यूल दिए जा रहे हैं। ठीक, टॉपिक वाइज टेस्ट करवाए जाएंगे। और अगर आप डीएसएसपी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी पीआरटी का तो फुल कोर्स है, ऐसे ही केवीएस पीआरटी का भी हमारे पास फुल कोर्स है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। एक नॉमिनल चार्ज के साथ, आपको बहुत हाई फाई चार्ज नहीं रखे गए। उसके साथ साथ अगर आप डीएसएसबी में टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट जो होता है, जो जनरल पेपर होता है, उसके लिए आपको कोर्स अवेलेबल है, तो आप सभी उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब से हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूट्यूब पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप पूरी प्लेलिस्ट को ही देखिए। पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे, आपको लगभग पूरे सिलेबस के ही टॉपिक आपको वहाँ दिखाई देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंसेप्ट के साथ जो है आपको सॉल्यूशन मिलेगा टीचर्स के लिए, चाहे वो सीडीपी का हो, साइकोलॉजी का हो, या जो आपको देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है, साइकोलॉजी का मेन कोर एरिया है, वहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। जीएस का पार्ट मिल जाएगा, ईवीएस का पार्ट मिल जाएगा, और उसके बाद आपको मैथ्स की क्लासेज मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लासेज मिल जाएगी। ठीक है, और अब इस रिसेंट में जो है आपको वोकैब की क्लासेज जो है मैं दूंगा। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं वो मुझे जानते हैं, कपिल सांडिल्य मेरा नाम है। ठीक है, कपिल सांडिल्य के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करके देखेंगे, या कपिल ईवीएस बाय कपिल सर करके देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, कि कितने काफी जगह मैं काम पहले भी कर चुका हूँ। तो नए बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है। अब बच्चे जुड़ गए हैं तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे सारी बातों को, उसको बिल्कुल ग्रैस्प करते हुए समझते हुए चलेंगे। द प्लेनेटरी विंड्स वेरियसली, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उस डाउट को आप हमारे टेलीग्राम में किसी पोस्ट, जो हमने टेलीग्राम की जितनी भी पोस्ट होती है उस पर कमेंट को ओपन किया हुआ है,
ताकि आप हमें अपनी क्वेरी दे सकें। तो आपको डाउट होता है टेलीग्राम में कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश रहेगी। थोड़ा डिले हो सकता है तो 10-5 मिनट 1 घंटा, लेकिन आपको आंसर मिलेगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे अगर कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर लिखिए, ठीक है। आपको कोई डाउट रहा है किसी टॉपिक के लिए स्पेशल पूछना है। द प्लेनेटरी विंड्स वेरियसली नोन एज रोरिंग फोर्टीज, ठीक है, फ्यूरियस 50s एंड स्टॉर्मी 60s। हाँ, एक और बात, AES के जो है 2 पेपर हमने टाइप करवा के अपनी ऐप पर डाल दिए, द फीडियास एकेडमी की ऐप पर, ठीक है। इसको आप एंड्रॉइड पे डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर में जाइए, आपको ये ऐप मिल जाएगी द फीडियास एकेडमी। और वहाँ पर 2 पेपर आप जब टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज में जाकर आपको ये मिल जाएंगे, कहाँ पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेक्शन में फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। ये PRT के पेपर है, बाकी पेपर भी जल्दी ही डलवा देंगे, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर अपने आप को चेक कर सकते हैं, विद इन टाइम लिमिट अपना जो है तैयारी को जज कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट के मुकाबले आपका कितना स्कोर बन रहा है आप वहां भी देख सकते हैं। द प्लेनेटरी विंड्स वेरियसली नोन एज रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्टॉर्मी 60s आर व्हाट। देखिए, प्लेनेटरी विंड यानी कि महाद्वीपीय पवने हैं, ठीक है, पवने जो कि आपको रोरिंग 40s या फ्यूरियस 50s या स्टॉर्मी 60s के नाम से जानी जाती है। तो ये कौन सी है? ये ट्रेड विंड्स को कहते हैं, व्यापारिक पवने। मैं हिंदी में नहीं बताने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी चलिए आपको समझाने के लिए बताते हैं। व्यापारिक पवनों को कहते हैं, या साइक्लोन्स को कहते हैं, या फिर पोलर विंड्स को कहते हैं, ध्रुवीय जो पवने हैं उनको कहते हैं, या पछुआ पवने या वेस्टर्लीज को कहते हैं, ठीक है। तो आपको फिर से मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पृथ्वी पर देखें तो ज्यादातर लैंड मास जो है वो नॉर्थ की तरफ है और नीचे की तरफ लैंड मास कम है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये 0 डिग्री जो इक्वेटर है, उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो नीचे लैंड कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्लीज पवनें होती हैं, साउथ की तरफ जो वेस्टर्लीज पवनें होती हैं, इनको महाद्वीपों की वजह से रुकावट कम होती है, पहाड़ वगैरह नहीं है, तो ये बहुत तेज स्पीड में हो जाती है ये वाली वेस्टर्लीज। तो इनको 40 डिग्री लैटिट्यूड पे जो होती है उनको रोरिंग 40s कह देते हैं। 50 डिग्री जो इससे नीचे वाली पे जो होती है उनको कह देते हैं फ्यूरियस 50s, और उससे नीचे वाली को कह देते हैं स्टॉर्मी 60s। तो ये पछुआ पवने हैं, ठीक है। तो आप सभी को ये मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर भी है पवने, तो पछुआ पवने, लेकिन यहाँ पर पहाड़ है बहुत सारी, इतनी ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाती, इनको रास्ते में ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के लिए आजकल NCERT को फोकस किया जा रहा है, तो NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन होगा ही, ठीक है जी। ग्लोबल मीन टाइम जो है उसके बारे में देख रखे हैं, टाइम्स ऑफ ग्लोबल मीन टाइम। इसके अलावा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको पता होना चाहिए कहाँ से गुजरता है, तो इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। ये कह रहा है कि अगर 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री पर जो है लॉन्गिट्यूड पे लंदन है, उसके बाद ये लंदन हो गया, उसके बाद कहा कि बगदाद जो है वो 45 डिग्री ईस्ट पे है। तो हमने ये लंदन पे जो 0 डिग्री, इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन वर्ड जो है लॉन्गिट्यूड के लिए यूज होता है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। यहीं से हम टाइम नापते हैं, ठीक है। इस तरफ जो देश होंगे वो ईस्ट कंट्रीज है और इस तरफ जो देश होंगे वो वेस्ट कंट्रीज है। हर एक डिग्री आगे बढ़ने पर, हर एक डिग्री इधर ईस्ट की तरफ बढ़ने पर टाइम बढ़ता जाएगा 4 मिनट। 1 डिग्री पे बढ़ता है 4 मिनट, ध्यान रखेंगे। ये कैसे आया, इसके लिए आप देखना चाहते हैं तो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि इसको पूरा नहीं समझाएंगे अभी यहाँ पे। हर एक डिग्री पे अगर आप मूव करेंगे तो इधर हर डिग्री पे 4 मिनट बढ़ेगी और इधर हर एक डिग्री पे 4 मिनट घटेगी। इसलिए जो है ये पॉजिटिव प्लस जोन है, ये माइनस जोन है। तो अगर यहाँ पर जितना बचा है, इधर चलेंगे तो टाइम बढ़ेगा और इधर चलेंगे तो टाइम घटेगा। तो इसने कहा है कि 45 डिग्री ईस्ट पे कौन है, बगदाद है। और बगदाद क्योंकि ईस्ट में है और ईस्ट में टाइम बढ़ेगा, इस तरफ है, वेस्ट इधर होता। तो यहाँ पर इसने कहा कि अगर लंदन में 10 बजे हैं तो आप बगदाद में कितने बजे होंगे, तो 10 मान लीजिए इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का 1 डिग्री पे कितना टाइम बढ़ता है, 4 मिनट पॉजिटिव जोन में, ठीक है। अब ये 45 डिग्री पे कितना होगा, देखिए 180 मिनट हो जाएगा और वो भी ईस्ट की तरफ है, तो ये जुड़ेगा, यानी कि 3 घंटे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर बगदाद में उस समय कितने बजे होंगे, जब सुबह के 10 बजे हैं इंग्लैंड के अंदर, तो बगदाद के अंदर उस समय दोपहर के 1 बजे होंगे। आप देख लीजिए 11, 12, 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है जो बच्चे KVS PRT के टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं उनको तो ये क्वेश्चन आता ही है, बाकी बच्चे भी इनको सीखिए, ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है इंक्लूड करके क्वेश्चंस में वैरायटी लेके आई जा रही है और क्वालिटी भी लेके आई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Owing to the equatorial bulge, the polar flattening the polar radius of the earth falls short of equatorial radius by what। देखिए हम सभी जानते हैं अर्थ जो है वो प्योर स्फीयर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पोल्स, ये नॉर्थ पोल होता है, उसके बाद नीचे साउथ पोल होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे और ये इक्वेटर है, तो यहाँ पर जो रेडियस है,
ठीक है, यहाँ का डायमीटर अर्थ का और इन कंपैरिजन टू नॉर्थ, तो ये यहाँ पर थोड़ी अर्थ बड़ी दिखाई देती है, बल्जिंग दिखाई देती है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी उभरी हुई, और नॉर्थ पोल पर थोड़ी सी धसी हुई दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर पर 0 डिग्री पर यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होता है, जिसे आप सारी बल भी कहा जाता है। और नॉर्थ पोल पर जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूमती है ऐसे, उसमें दो फोर्स काम करते हैं, और यहाँ पर आप देखें एक्सिस पर आपको दिखाई देगा अभिसारी यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये अंदर की तरफ खींच रहा है और ये बाहर की तरफ धकेल रहा है। तो इसलिए इनके रेडियस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच के जो डायमीटर है और जो 0 डिग्री पे आप देखेंगे रेडियस, उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो डायमीटर में डिफरेंस लगभग हमने आपको पढ़ाया है कि 42 से कहीं कहीं 42 और कहीं कहीं 44 किलोमीटर दिखाई देता है। तो रेडियस में डिफरेंस भी 22 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि बाकी चीज तो मैच ही नहीं कर रही है। तो आपको 22 किलोमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्ट्रल इज व्हाट? देखिए 4 से 5 आपको लोकल विंड पढ़नी है, जिसमें एक भारत की नॉर्थ वेस्ट एरिया में मई में चलने वाली लू, जो कि ड्राई एंड वार्म लोकल विंड है। तो यहाँ पर आपको मिस्ट्रल के बारे में बताना है। हॉट एंड, सबसे पहले मिस्ट्रल जो है वो कोल्ड, ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये पता है तो ये सारे ऑप्शन ही कट जाएंगे, ठीक है। ड्राई लोकल विंड, जो फ्रांस देश है, फ्रांस देश के साउथ की तरफ मैप अगर पढ़ते हैं तो साउथ इधर होता है, तो इधर ये पवन चलती है, और ये ड्राई एंड कोल्ड विंड है, ठीक है। तो 4-5 ही है, आपको ये पता होनी चाहिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आया है, ध्यान रखिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, ठीक है। देखिए दीज रॉक्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड अंडर वाटर, ये गलत है। अगर सेडिमेंट्स जो है वो वाटर ले, कितने सारे सेडिमेंट्स लेके आता है वाटर, तो वाटर के नीचे ही तो बहुत सारी बनती है, सेडिमेंट्स और कहाँ होंगे, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। दीज रॉक्स आर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन रॉक्स, जो क्रिस्टल जो बनते हैं ना वो हाई टेम्परेचर पे बनते हैं, खासतौर से इग्नियस रॉक जो होती है उसमें बनते हैं, तो क्रिस्टलाइन भी नहीं है। ये थोड़ी सी वीक होती है, क्रिस्टल बहुत बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ दीज रॉक्स इज कंटीजेंट ऑन हीट एंड प्रेशर। इसने कहा कि इन रॉक्स का जो स्ट्रक्चर है वो हीट एंड प्रेशर के ऊपर जो है डिपेंड करता है, तो ये डिपेंडेंट है हीट और प्रेशर की, ऐसा नहीं है। इस ऐसे इन रॉक्स का स्ट्रक्चर जो है वो कई तरह की चीजों पे डिपेंड करता है, उसमें हीट प्रेशर हो सकते हैं, लेकिन दीज आर नॉट प्राइमरी फैक्टर, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। ये फैक्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ दीज रॉक्स इज कंटीजेंट ऑफ हीट एंड प्रेशर, तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर वेट पे भी डिपेंड करेगा, इसके अलावा जो मटेरियल बह के आ रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। वाटर है वहां पर नहीं है, कैसा है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। ये स्टेटमेंट से देखें तो अगर आपको स्टेटमेंट चार्ट दीज रॉक्स हैव बीन डिपॉजिटेड इन लेयर्स, तो ये रॉक्स जो है वो लेयर्स में डिपॉजिट होती है। जैसे पहले ये लेयर डिपॉजिट हुई तो ये बन गई है, उसके बाद और डिपोजिशन हुआ, उसके बाद उसके ऊपर और डिपोजिशन हो गया तो ये नीचे वाली प्रेशर में बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीसरा स्टेटमेंट सेडिमेंट्री लेयर्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो लेयर्स के अंदर बनती है। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक इज पॉइंट एसोसिएटेड विद व्हाट? एपिसेंटर, एक अर्थक्वेक का एपिसेंटर क्या होता है? अर्थक्वेक आपको केवीएस में, साइंस और ईवीएस दोनों में दिया हुआ टॉपिक है, इंपोर्टेंट है, और बाकी एग्जाम में भी आता है। आप सभी जानते हैं कि अर्थक्वेक क्यों आता है, प्लेट जब आपस में टकराती है, ठीक है, जो क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट है उसमें जो प्लेट आपस में टकराती है तो वहां पर भूकंप आता है, ठीक है। तो जहां ये कह रहा है कि एपिसेंटर क्या है, देखिए जब जब ये क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर नीचे की तरफ जहां पर भूकंप जो है वो ओरिजिनेट होता है उसे कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोसेंटर। अगर आप बात करें तो ऊपर बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर जो सेंटर होता है दिस इज कॉल्ड एज एपिसेंटर, ठीक है, जस्ट अबव। जो इसकी डेफिनेशन है वो भी यही है, प्लेस वेयर अर्थक्वेक इज फेल्ट, दिस इज नॉट एपिसेंटर, दिस इज हाइपोसेंटर, और यू कैन से फोकस, ठीक है। प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, नहीं ये इंटीरियर ऑफ, ये भी तो फोकस ही हो गया, ठीक है। प्लेस वेयर अर्थक्वेक तो देखो हर जगह फील होता है इसलिए ये भी नहीं होगा। इंटीरियर ऑफ, जहां से ओरिजिन हुआ वो तो फोकस हो गया। पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस जस्ट अबव द सीज्मिक फोकस, बिल्कुल सीज्मिक फोकस के जस्ट अबव जो सरफेस होता है अर्थ के सरफेस पे देखें तो जस्ट अबव अर्थ का सरफेस होता है उसको कहते हैं हम क्या, एपिसेंटर। पॉइंट ओवर द अर्थ सरफेस विद फर्स्ट शॉक इज फेल्ट, नहीं ये गलत है। कभी कभी आप देखेंगे एपिसेंटर पे शॉक लेट पहुंचते हैं, मोस्टली तो यहाँ पे टाइम पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि पी वेव्स तो टाइम पे पहुंचेगी, पी वेव्स को कोई भी मीडियम नहीं रोक पाता, ठीक है। तो पी वेव्स तो यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। जहां पर पहली बार नहीं, इसकी डेफिनेशन से देखेंगे, डेफिनेशन कहती है कि सी आंसर होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स आर फीचर एसोसिएटेड विद व्हाट? देखिए लाइमस्टोन जहां पर भी मिलती है, लाइमस्टोन आप सभी जानते हैं चूने की चट्टानें, और चूना जो है वो वाटर सोल्यूबल है, हम सभी जानते हैं वाटर सोल्यूबल होता है। तो बहुत सारी जगह पर बारिश वगैरह जब होती है, मान लीजिए यहाँ पर ये चट्टानें थी तो पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है तो पानी में चूना घुलता है और वो नीचे की तरफ बहने लग जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं पानी
जो है वो नीचे जाएगा ही जाएगा अगर उसके साथ उसको रास्ता मिलता है तो धीरे धीरे यहाँ गड्ढा बन जाता है और इसके नीचे की साइड में सब कुछ बह के चला जाता है और यहाँ केव्स बन जाती है। और केव्स पे चूना जब ये टपकता है पानी तो यहाँ से टपकते हुए थोड़ा थोड़ा यहाँ जम जाता है और नीचे टपक के ऐसे बनता है। तो स्टैलेक्टाइट स्टैगमाइट इन्हीं स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है। तो चूने की चट्टानों से रिलेटेड है क्योंकि इनमें से और बाकी चट्टानें सैंडस्टोन, बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये बहुत मजबूत है। तो लाइमस्टोन के साथ ही जो है वाटर सोल्युबिलिटी का फीचर ये दिखाई देगा। अगर आपने रोक्स पढ़ी है एनसीईआरटी से तो आप इसको वैसे भी आंसर निकाल लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रेफर टू द टर्म टैगा। देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देगा जो एनसीईआरटी से नहीं आया है क्योंकि पेपर को मैंने पूरा देखा है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। बात यह है कि वो 12वीं तक की एनसीईआरटी को कवर किया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रेफर टू टर्म टैगा, ठीक है। टैगा वेजिटेशन के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, टैगा से ऊपर बस एक ही वेजिटेशन जो ठंडे प्रदेश की है वो बसती है टुंड्रा, और टुंड्रा के अंदर बस फर्न्स होती हैं, वो भी घास जैसी फर्न्स जिसपे फ्लावरिंग होती है, ठीक है। तो ये देखिए तो टुंड्रा तो होगी नहीं, ठीक है। तो टैगा क्या रहेगा फिर नीचे, उससे नीचे वाला ठंडा जहाँ पर आपको कोनिफेरस जो फॉरेस्ट मिलते हैं यानी कि कोनधारी वन मिलते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं, ठीक है। तो ये कोनधारी वन कहाँ पर होते हैं, बर्फीले एरियाज में होते हैं, ठीक है। उससे ऊपर की ज्यादा ठंडे के एरिया में फिर टुंड्रा होता है, उसके बाद डेजर्ट्स आ जाते हैं। तो आप देखेंगे पहला इसने कहा कि डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ कनाडा, कनाडा के पतझड़ वन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोनिफेरस वन जो है वो पतझड़ नहीं होते, ठीक है। तो कनाडा की ये इक्वेटोरियल तो सदाबहार हो गए, तो टैगा वनस्पति में आएगा ही नहीं। कोनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ साइबेरिया ये हो सकता है। मॉनसून फॉरेस्ट ऑफ ताइवान, मॉनसून फॉरेस्ट को डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। डेसिडुअस भी कौन से, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ट्रॉपिकल एरियाज में तो जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जैसे भारत में होते हैं वैसे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो टैगा के लिए हमने आंसर निकाला है सी, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग, देखिए बहुत क्वालिटी क्वेश्चन, इसको मैं कहूंगा कि ये एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया है ये बेस्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, अगर देखें तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर फ्रॉम मेडिटेरेनियन डिस्ट्रेसेस। देखिए इसका मोस्टली बच्चे एग्जाम आंसर जो देंगे वो तमिलनाडु, लेकिन तमिलनाडु यहाँ नहीं है। हाँ, इसको भी मैं बताऊंगा कि क्या होता कि तमिलनाडु तब होता। गुजरात भी नहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र भी नहीं है, सही आंसर है पंजाब। ये किसकी बात कर रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात कर रहे हैं। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो विंटर के टाइम पर यानी कि सर्दी के टाइम पर भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से उठते हैं और अरब की खाड़ी से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। और सर्दी में जब भी बारिश होती है वो भी नॉर्थ इंडिया में, तो कहते हैं कि ये पश्चिमी विक्षोभ आ गए हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर बारिश होती है जब बताई जाती है। तो ये जो नॉर्थ इंडिया है उसमें बारिश करते हैं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और हिमालय से लगते हुए एरिया में असम तक बारिश होती है। और इसके अलावा जितनी भी बर्फ पड़ती है सर्दी के टाइम पे इन्हीं डिस्टर्बेंसेस की वजह से पड़ती है। ये ना हो तो हमारे हिमालय पे बर्फ ना रहे, नदियों में पानी सूख जाए, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो विंटर के टाइम पे आते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया जो हिमालय का जो घाटी नीचे का क्षेत्र है, तराई क्षेत्र, उस क्षेत्र में बारिश करते हैं। तो ये सारे ही ऑप्शन कट गए। अगर आपसे पूछा जाता कि कौन सा कोस्ट पर, इंडिया के कोस्ट पर या राज्य के अंदर हमें केवल सर्दी में बारिश मिलती है, तो वो तमिलनाडु का कोरोमंडल कोस्ट है, दैट इज कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कोरोमंडल कोस्ट पे कि लौटता हुआ मानसून या सर्दी का मानसून जो होता है जिसके कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। सर्दी में यहाँ पर बारिश होती है, जब गर्मी में वह मानसून था उसको कहते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसमें जो मानसून की दिशा थी वो ये थी। तो यहाँ पर तो मानसून सीधा टकरा जाता है वेस्टर्न घाट से, बट हेयर इट्स डायरेक्शन इज पैरेलल टू द कोस्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं टकराता और सीधा निकल जाता है बगैर बारिश के। इसलिए दो क्वेश्चन यहाँ पर आपने सीखे कि सर्दी में कहाँ होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से पंजाब में, और नॉर्थ ईस्ट मानसून से कहाँ पे होती है, तमिलनाडु में होती है। केवल सर्दी में बारिश होती है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी स्टेट में सर्दी में जो है केवल सर्दी में बाढ़ आ जाती है। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया राइस इज द मेन क्रॉप फ्रॉम बंगाल टू उत्तर प्रदेश। इसने एरिया बता दिया कि राइस जो है वो मेन क्रॉप है कहाँ की, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि जो उत्तर का मैदान है उसमें बंगाल टू लेकर उत्तर प्रदेश तक। वेयर एज इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व्हीट इज द मेन प्रोड्यूस, दिस इज बिकॉज व्हाट, ठीक है। तो इसके लिए आप कई बच्चे इस चीज पे फैक्टर पे काम करेंगे, क्योंकि आजकल एक चीज और समझने की है, एक चीज और समझने की ये है कि जो हमारी जो खेती है आज के समय पे केवल रेन पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपको खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप्स, और इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ खरीफ क्रॉप और द रबी क्रॉप एंड देयर कंडीशन ऑफ सर्वाइवल एंड कल्टीवेशन, what temperature is required at the time of sowing and what temperature is required at the time of harvesting, then you can answer this question. In the eastern region fine clay soil is available,
ईस्टर्न रीजन के टाइम अंदर जो है फाइन क्ले सॉइल मिलती है, इसलिए वहां पर चावल की खेती होती है। देखिए ज्यादा क्ले की खेती में तो आप देखेंगे कपास की खेती होती है वहां तो। ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है। वेस्टर्न रीजन रिमेन्स कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर। जो वेस्टर्न रीजन है वो कोल्ड रहता है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न रीजन विंटर में, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। एवरेज रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम टुवर्ड द वेस्ट, देखिए आंसर तो ये भी हो सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर तो फैक्ट तो दिया नहीं हुआ है। तो एवरेज रेनफॉल भले ही वेस्ट की तरफ डिक्रीज हो, लेकिन फिर भी आप देखते हैं हरियाणा में चावल बोए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी रीजन है वैसे तो। द कल्टिवेशन ऑफ राइस रिक्वायर चीप लेबर फोर्स, ये तो चीप लेबर फोर्स तो आपको हर स्टेट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और पंजाब में भी राइस बोया जाता है, हरियाणा में बोया जाता है, तो वहां पर लेबर फोर्स तो वहां पर अवेलेबल हो जाती है दूसरे राज्यों से भी या खुद की भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि वीट की खेती के लिए आप सभी जानते हैं कि वीट की खेती के लिए जब उसकी सोइंग की जाती है, बुआई की जाती है, तो लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और आप देखते हैं कि वेस्टर्न इंडिया के अंदर ये चीज देखने को मिलती है कि वहां पर सर्दी फील होती है और कोस्टल एरियाज में नहीं फील होती, ठीक है। तो ये इसका आंसर, सबसे सही आंसर जो होगा वो बी होगा। कि आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द मैप गिवन बिलो एंड द शेडेड एरिया इन द मैप शोज व्हाट। इस मैप को देखिए और जो शेडेड एरिया वो क्या दिखा रहा है ये देखिए। देखिए यहाँ पर आपको द शेडेड एरिया इन द मैप शो व्हाट, ऑयल बेयरिंग स्ट्रेटा। ये एरिया शेडेड एरिया क्या दिखा रहा है, जहां पर तेल पाया जाता है, राइस ग्रोइंग एरिया, वो एरिया जहां पर राइस ग्रो की जाती है। एलुवियल सोयल यानी कि जलोढ़ मिट्टी या वीट ग्रोइंग एरिया। तो सबसे पहले तो डी को काटी हुई, वीट ग्रोइंग एरिया आपने अगर मैप देखा है तो वेस्ट की तरफ है, ठीक है। गुजरात की भी कुछ पार्ट में बोया जाता है, तो इस तरीके से एरिया में आपको वीट ग्रोइंग एरिया दिखाई देता है, तो ये तो कट गया। एलुवियल सोयल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर इंडस का वैली, इंडस की वैली है, यहाँ पर गंगा की वैली, और ये कोस्टल एरियाज में भी आपको एलुवियल सोइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी मिल जाती है, तो इसको हम ऑप्शन में रखते हैं। राइस ग्रोइंग एरिया, राइस ग्रोइंग एरिया इज नॉट प्रेजेंट इन राजस्थान, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो इलिमिनेटेड। ओवर बेरिंग स्टेटा, ऐसे स्टेटा जहां पर ऑयल मिलता है, तो आपको हरियाणा पंजाब में कहाँ ऑयल मिलता है, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है, तो इस ऑप्शन को आप हटा सकते हैं। तो एलुवियल सोइल हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप राजस्थान में कहाँ पे चावल बोएंगे, वहां तो बहुत कम बारिश होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन सब कंटिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ विच लैंड मास, ठीक है। ये इंडियन सब कंटिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है उसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड है, बांग्लादेश इंक्लूडेड है, खासतौर से हिमालय के नीचे के जितने भी पार्ट हैं वो इंक्लूडेड है। तो स्टार्टिंग में ये किसका पार्ट था, इंडियाना का, जुरासिक लैंड मास का, या आर्यभट्ट का, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में तो सारे के सारे जो कंटिनेंट हैं वो सारे के सारे जुड़े हुए थे, ठीक है। इसको कहते थे पेंजिया, ठीक है। और जो बाकी एक ही समुद्र था उसको कहते थे पैंथलासा। दूसरी स्टेज ये थी पैंथलासा के बाद कि आप देखते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ऊपर का पार्ट था, ठीक है, और एक नीचे का पार्ट था। उसके बाद तीसरी स्टेज ये थी कि ऊपर का पार्ट भी दो में डिवाइड हो गया और नीचे का पार्ट भी जो है डिवाइड होने लग गया था, ठीक है। तो ये यूपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो ये पार्ट है इसको कहते हैं यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ये यूरेशियन प्लेट है। और इंडिया, ये गोंडवाना लैंड इसको कहते हैं, यहाँ से इंडियन प्लेट आई थी। तो गोंडवाना कंटिनेंट जो है दिस इज राइट आंसर। इंडिया की प्लेट यहाँ से टूट के आई, भूमध्य रेखा को क्रॉस किया और यूरेशियन प्लेट से आगे जुड़ गई, और जहां पर ये जुड़ी वहां पर हिमालय पर्वत बना। अब ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। आपने देख लिया कि बैरोमीटर जो है वो किस काम आता है, बैरोमीटर काम आता है जो वायु दाब है उसको मापने के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के। और वो जल्दी से उसका पारा नीचे की तरफ जाए तो लगता है कि तूफान आ रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये बैरोमीटर की रीडिंग है, दिस फिगर रिप्रेजेंट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द मिलीबार्स, इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, ये किस चीज का एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर कभी भी ये जो लाइन है ना जो ऐसे दिखाई दे रही है, ये एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सिमिलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। द लाइन ज्वाइनिंग द सिटी सिमिलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। अगर आइसोबार बहुत पास में है, पास में, और हर एक पे चेंज भी बहुत दिखाई दे रहा है आपको। एक दूसरी कंडीशन है कि आइसोबार बहुत दूर पे है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस के बाद जो है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज दिखाई दे रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 915 मिलीबार था और यहाँ पर आप इतनी दूर आने के बाद 910 मिलीबार हुआ, ठीक है। और यहाँ पर 915 यहाँ है, यहाँ पर 910 यहाँ है, और यहाँ पर 905 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेयर का एयर प्रेशर का डिफरेंस है वो काफी दूर जाने पर चेंज हो रहा है। तो एयर के लिए कोई भी इतना ज्यादा
एयर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा कि एयर तेजी से चलेगी, लेकिन अगर वो पास पास में है और बहुत तेजी से बदल रहा है, इसका मतलब अंदर की तरफ बहुत तेजी से वाटर वो एयर प्रेशर बहुत कम होता जा रहा है, हवाएं बहुत तेजी से आएंगी। तो यहाँ पर भी देखिए आइसोबार बहुत पास पास में है। जब भी आइसोबार पास पास में होते हैं और बहुत तेजी से आपको एयर प्रेशर बदलता हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब साइक्लोन आने वाला है, साइक्लोन पास में ही आने वाला है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, जब आइसोबार दूर दूर होते हैं तब एंटी साइक्लोन कंडीशन हो जाती है, और जब आइसोबार बार बार पास पास में होते हैं तो वो साइक्लोन कंडीशन को दिखाते हैं। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन आएंगे। अभी तक हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन की काफी अच्छे क्वेश्चन थे, सॉइल से रिलेटेड भी आए, रेन पैटर्न से भी रिलेटेड आए। उसके अलावा आपने देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि मैपिंग से रिलेटेड भी थे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ व्हाट। वैसे तो हम देखते हैं कि हमने डेमोक्रेटिक राइट यूएसए से लिए हैं, ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद वहां से लिया है, फंडामेंटल राइट वहां से लिए हैं, तो ऐसा लगता है हमें। लेकिन हमने असल में हमने किसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फॉलो किया है? तो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ वो है, कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया है वो यूके से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से, ग्रेट ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, बाकी से नहीं लिया। यूएसएसआर से आप सभी जानते हैं कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो ये तो स्टार्ट क्वेश्चन आपको बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है काफी इजी भी पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। देखिए राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, आप सभी जानते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आपको ये दिखाई देंगे। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी दिखाई देगा आपको, 23-24 में आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते, बच्चों से काम नहीं करवा सकते, या फिर ट्रैफिकिंग नहीं करनी है, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। राइट टू प्रॉपर्टी, दिस फंडामेंटल राइट वाज राइट, 7 राइट थे तो उसमें ये भी इंक्लूडेड था, लेकिन 44th अमेंडमेंट किया गया था 1978 में। जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया कि राइट टू प्रॉपर्टी को अबोलिश कर दिया और इसे एक लीगल राइट रख दिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट में क्या होता है कि सरकार को आपकी प्रॉपर्टी का राइट बना के रखना पड़ेगा। तो सरकार को अगर आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है, वहां से रेल निकालनी है, बाकी चीजें करनी है, तो सरकार आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर देगी और सारी परियोजनाएं रुक जाएंगी, उधर से नहर भी जा सकती है, कुछ भी चीज बना सकती है सरकार। तो सरकार की जरूरत थी, तो सरकार ने इसको अबोलिश कर दिया और इसको लीगल राइट बना दिया। ठीक है, लीगल राइट मतलब आपके पास जो प्रॉपर्टी है आपके पिता से आपके पास आ जाएगी। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये तो अलग चीज होगी, ये आर्टिकल 25 से शुरू होता है, तो ये भी अभी भी है, ये अभी भी जो है आपको मिल जाएगा। What is the minimum permissible age for employment in any factory or mine? किसी फैक्ट्री या माइन के अंदर अगर काम करना है तो मिनिमम परमिसिबल एज क्या है? तो आपको ये दिखाया हुआ है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अंदर ये चीज दी हुई है कि 14 साल से नीचे के बच्चों को आप फोर्स्ड लेबर या हैजार्डस माइंस वगैरह के काम में नहीं लगा सकते। और यहाँ पर एक और चीज है कि 6 से 14 साल तक की जो शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आपका फंडामेंटल राइट है। आप सभी जानते हैं 86th अमेंडमेंट किया गया था। 86th अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके अंदर कहा गया कि 6 से 14 साल तक की एज के दौरान सरकार का कर्तव्य है, आपका फंडामेंटल राइट, आपको एजुकेशन दी जाएगी और इस दौरान आप 8वीं क्लास तक पढ़ लेंगे, देखा जाए तो। ठीक है, 8 साल का टाइम है। तो ये अब तो इसमें और भी चेंज आ रहा है, एनईपी के अंदर आप देखेंगे तो आपको प्राइमरी एजुकेशन से प्री प्राइमरी एजुकेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए 14 साल, यहाँ पे एक राइट प्रोटेक्ट भी हो रहा है, दूसरा राइट भी प्रोटेक्ट हो रहा है कि आप बच्चे हैं और हैजार्डस एरियाज में, फैक्ट्री माइंस में काम करते हैं, तो आपकी सेहत पे फर्क पड़ता है, तो इसलिए 14 एज तक आपको रोका गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या कहता है? द नेक्स्ट क्वेश्चन है, a party having 36 member will avoid disqualification under the provision of anti-defection law if the number of member crossing the floor is at least 8। देखिए यहाँ पर आपको एक अमेंडमेंट याद रखना चाहिए और वो अमेंडमेंट हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे, 52nd अमेंडमेंट लेके आए थे। ठीक है, और 52nd अमेंडमेंट में हमें एक चीज थी कि उस समय पर 2-2 आदमी टूट के चले जाते थे, तो 52nd अमेंडमेंट लेके आए और उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10th शेड्यूल भी जोड़ा गया। इसके अंदर ये बात कही गई कि 1/3 से कम अगर जाते हैं, अगर 1/3 से कम पार्टी मेंबर्स की दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसे डिफेक्शन माना जाएगा और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द MP और यू कैन से MLA। तो अगर 1/3 से या उससे ज्यादा जाते हैं देन दिस विल बी टर्म्ड एज, इट विल बी टर्म्ड एज लीगल। ठीक है, तो देखिए ए पार्टी हैविंग 36 मेंबर विल अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन। इस पार्टी के मेंबर्स जो 30 under the provision of anti-defection law if the number of member crossing the floor is at least 36 से 1/3 कर लीजिए तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उन लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर उनके 1/3 मेंबर यानी कि मिनिमम 12 मिनिमम पूछा है ना,
ठीक है, एटलीस्ट पूछा है ना, तो 12 होना चाहिए। वैसे तो 18 वाले भी बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा एटलीस्ट कितने होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा। इस क्वेश्चन में मुझे डिफेक्ट लगा और मुझे लगता है कि आपको इसको समझना में आसानी भी होगी। क्वेश्चन भी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि अब तो डीएसएसपी में भी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है, और जैसे केवीएस की तैयारी हम करवाते हैं, तो केवीएस में प्रीवियस क्वेश्चन को देख के लगता है कि हल्के फुल्के कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, which of the following is correct? All the member of our Rajya Sabha are elected by the state legislative assembly. सभी मेंबर जो है राज्यसभा के वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ही सिलेक्ट किए जाते हैं। नहीं, कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं, कुछ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी होते हैं। ठीक है, कुछ आर्ट एंड कल्चर के एनवायरमेंट से भी होते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। उसके बाद ओनली मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी गलत है, राज्यसभा का ही मेंबर नहीं है। ठीक है, बाकी भी कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया है ये, लेकिन ये भी गलत ही हो गया है क्योंकि ये चेंज हो गया है। While a candidate to the लोकसभा can contest from any state of India, लोकसभा का कैंडिडेट कहीं से भी कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन राज्यसभा का जो कैंडिडेट है ordinary to be resident of state from where he is contesting, इसने कहा कि राज्यसभा का जो कैंडिडेट है वो उस स्टेट का ही रेजिडेंट होना चाहिए जहां से वो सीट पे जो है कंटेस्ट कर रहा है, तो ये गलत है। ये अब ये चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ये भी गलत है, तो चारों ही गलत हो गए एक तरह से। कॉन्स्टिट्यूशन explicitly prohibits the appointment of a nominated member of राज्यसभा to the post of minister। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि अगर कोई राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर है उसको मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, ये गलत बात है, ये भी गलत है, तो चारों ही गलत हो गए। मेन चीज हमने ये सीखी है कि अगर राज्यसभा की सीट के लिए आप कंटेस्ट कर रहे हैं तो उस सीट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको किसी उसी स्टेट का मेंबर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए पार्टी इन इंडिया इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल अपोजिशन इन द इंडियन पार्लियामेंट शुड हैव एटलीस्ट हाउ मेनी सीट्स। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अराइज हुआ था 2019 में भी अराइज हुआ था, और 2014 में इसके सिम्टम्स थे, लेकिन 19 में अराइज हुआ था। तो अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की पार्टी का में ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी का मुख्य विपक्ष का दर्जा लेना है तो आपको कम से कम 1/10 सीट लेनी पड़ेगी। अब देखिए हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट इतनी है, तो मतलब आपको 55 सीट लेनी पड़ेगी या 54 सीट लेनी पड़ेगी। सॉरी। तो ऐसे कंडीशन में आप देखते हैं कि कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं थी, तो कांग्रेस कह रहे थे कि हमें लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा नॉमिनेट किया जाए, और उधर वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा रूल नहीं कहता है। तो फिर बाद में कहा कि अगर आप सारे विपक्ष वाले मिलकर एक बना लें अपना लीडर तो हम नॉमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन वहां पर हो गई थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय व्हाट। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्राइम मिनिस्टर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को तो वैसे ही प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाता है। ठीक है, लोकसभा के द्वारा कर सकता है क्या, उसके बाद लोकसभा नहीं कर सकती। ठीक है, लोकसभा इज ओनली वन पार्ट। ठीक है, पार्लियामेंट का एक पार्ट लोकसभा है, दूसरा पार्ट जो है राज्यसभा है, और उसके बाद तीसरा पार्ट को है प्रेसिडेंट है। ठीक है, तीनों ही इसको जो है कर सकते हैं मिलके, अदरवाइज अकेला कोई नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, महाभियोग चलाया जाएगा, लोकसभा में उस पर बातचीत होगी, राज्यसभा में, दोनों में पास होगा तो प्रेसिडेंट को जो है रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज और किसी तरीके से नहीं। हु इज द रिटर्निंग ऑफिसर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आप जब जॉब ज्वाइन करेंगे और आपको इलेक्शन ड्यूटी भी भेजा जाएगा, ठीक है, तो आपको वो देखने को मिलेगा। ठीक है, रिटर्निंग आरओ आपको मिलेगा। एन ऑफिसर हु रिटर्न द अनएक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ लैंड, तो ये तो गलत है। ठीक है, इलेक्शन का मामला है। एन ऑफिसर हु इज सेंट बैक टू हिज डिपार्टमेंट, पेरेंट डिपार्टमेंट, कहाँ से भेजा गया, अगर वो कह देते कि इलेक्शन से भेजा गया है तब तो कुछ सोचने की बात थी। एन ऑफिसर हु इज द हेड ऑफ स्टेट असेंबली सेक्रेटरीट, नहीं, हेड ऑफ द स्टेट असेंबली सेक्रेटरीट को ये नहीं कहते। एन ऑफिसर हु इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड डिक्लेयर्स रिजल्ट, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी विधानसभा के अंदर वो ऑफिसर जिसको रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एंड डिक्लेयर रिजल्ट, जो रिजल्ट को डिक्लेयर करता है। ठीक है, इसको कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद व्हाट। 370 आर्टिकल हालांकि अबोलिश किया जा चुका है, ठीक है, आप सभी जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पेपर उस समय का है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल नहीं, ये तो फंडामेंटल राइट में आपको मिल जाएगा। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ये भी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि टेम्पोररी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, दीज प्रोविजंस आर नाउ abolished, और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर has become completely integrated with the इंडियाज कंट्री। ठीक है, इंटीग्रेटेड किया गया है, उसको मिलाया नहीं गया, इंटीग्रेट और जोड़ा गया है, पहले से भी जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर हम क्लास को रोकते हैं क्योंकि अभी 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और अच्छे डिस्कशन के साथ 15 क्वेश्चन पे हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए। ठीक है,
रास्ता कठिन होता है, अगर रास्ता कठिन होता है तो कई मंजिलों तक पहुंचता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि सीधी सड़क पे दुनिया भर के लोग चलते मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं, सभी कुछ अचीव नहीं कर रहे, लेकिन आपका रास्ता कठिन है तो मतलब आप अलग चल रहे हैं कहीं पर, तो इसका मतलब मंजिल कहीं ना कहीं आपको शिखर पे लेके जा रही है। अब देखो पहाड़ पे जब चढ़ते हैं, तो आप पहाड़ पे जब कठिन रास्ते पे चढ़ते हैं तो एक शिखर पे पहुंच जाते हैं, तो हमेशा मंजिल का रास्ता जो है आसान नहीं होता, ठीक है। आप स्मार्ट वे से काम कर रहे हैं वो अलग चीज है, ठीक है, तो आप स्मार्ट वे से काम कर सकते हैं, लेकिन पहुंचना तो शिखर पे ही है। शिखर पे पहुंचना है तो रोजाना चलना पड़ेगा, ठीक है। हार नहीं माननी है, ध्यान रखिए, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, ठीक है। तो हमेशा अपने लक्ष्य के लिए जो है वो आपको डेडिकेटेड रहना है, कोई और डेडिकेटेड नहीं रहेगा, ध्यान रखिए, डेडिकेटेड रहना है और उसके लिए बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ उसके साथ जो है आपने मेहनत करनी है, अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे, आपको किसी और से हेल्प नहीं मिलेगी, आप ही हैं अपने जो किस्मत को संभालने वाले। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तो अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।